नमस्कार सभी को। चर्चा चर्चा के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पहले तो भाई सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि अब नया साल शुरू हो चुका है 2025, यानी कि ऑलमोस्ट एक क्वार्टर खत्म हो चुका है। और इसलिए एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई ऑलमोस्ट एक क्वार्टर खत्म होने वाला है। कह सकते हैं कि अ, ये जो 24 साल थे वो कैसे गए धरती के लिए, नए मिलेनियम में जाते ही वो काफी वियर्ड टाइप के रहे हैं। अलग अलग कई कई ऐसे सोशल और एंटी सोशल चीजें हम लोगों को इस नए 21st सेंचुरी में हम लोग को देखने को मिली। बट एक चीज जो काफी इंटरेस्टिंग थी वो ये थी कि भाई लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज ने जनरल इलेक्शंस कराए अपने यहाँ पे। और छोटी कंट्रीज हो या फिर बड़ी कंट्रीज हो, सभी में ये जो इलेक्शंस हुए उनके अलग अलग वियर्ड रिजल्ट्स भी हुए, क्योंकि कुछ के रिजल्ट्स पहले से ही पता थे लोगों को, तो कुछ के ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे कि सोचा ही नहीं था कि अरे बाप रे ये भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम सोच रहे थे कि भाई बीजेपी को ऑलमोस्ट 400 सीट्स मिलेगी, लेकिन हुआ नहीं वैसा। और ये एक चीज कह सकते हैं कि भाई डेमोक्रेसी का जो पावर है कि लोगों ने उन चीजों को चुना जो उनको लगा कि बेस्ट है उनके लिए। सो वी कैन से कि हाँ भाई, कोई भी मतलब ताकत को आप पावर में ही नहीं आने देते हो तब तक तो नहीं, जब तक आपको उसकी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका में, वो जीत गए इलेक्शन को। और ऐसा हुआ कि वो कंजिक्यूटिव नहीं पर एटलीस्ट हारने के बाद फिर वापस से प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और अब ये जो टॉपिक है वर्ल्ड इलेक्शंस के बारे में, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे एक्सपर्ट यानी कि इंद्रनील भाई, वो हमारे साथ में है, जो इसके ऊपर बहुत अच्छे से और गहन विषयों में आप लोगों को बताएंगे भी। और चर्चा खर्चा का जैसे हमेशा का मोटो रहा है कि भाई चर्चा जो है वो बनी रहनी चाहिए। तो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को जो नॉलेज मिलेगा, आई थिंक वो ना केवल इंटरेस्टिंग होगा बट ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू ग्रो। तो इंद्रनील भाई शुरू कर सकते हैं। थैंक यू अविर, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। एक्चुअली इसके पीछे की मैं असली कहानी बताना चाहूंगा दर्शकों को। ओरिजिनल प्लान तो हमारा था कि लोकसभा के इलेक्शंस के ऊपर वीडियो बनाना है, पर वो हुआ नहीं। फिर यूएस के इलेक्शन के ऊपर बनाने का डिसाइड हुआ, वो भी हुआ नहीं। फिर महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर बनाने का डिसाइड हुआ, वो भी नहीं हुआ। तो सोचा वही ठीक है, अब 2024 ईयर ऑफ इलेक्शंस था, तो इसलिए सभी इलेक्शंस के ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं। क्योंकि ये साल जो था ना, ये काफी एक यूनिक साल था। लाइक जैसे वैभव ने पहले बताया कि ऑलमोस्ट 100 देशों ने, 400 करोड़ लोगों ने इस साल वोट करने को एलिजिबल थे। तो इसके ऊपर बहुत गहन चर्चा हो सकती है। तो लेकिन चर्चा तो तभी तभी शुरू होगी जब इसके ऊपर मैं पीपीटी ओपन करूंगा। तो अलाउ मी टू ओपन माय पीपीटी, क्योंकि आपको पता है वी कि हैव हर ऑलरेडी बार। अलाउड, वैसे अलाउ तो नहीं किया, लेकिन तुमने पीपीटी अब ओपन कर ही लिया है तो भाई शुरू करो। हाँ हाँ, मैं हमेशा बहुत ज्यादा मेहनत करके 4 स्लाइड्स का एक पीपीटी बनाता हूँ हर बार। तो भाई अगर इसके ऊपर अगर चर्चा करें तो मैं क्या करें, मतलब जितना बोलूं उतना कम है। तो वी थॉट कि कुछ कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। तो हुआ क्या है यहाँ पर। ये साल बेसिकली ये जो सारे देश जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी देशों के अंदर जनरल इलेक्शंस हुए थे। और सो लाइक जैसे पहले बताया गया कि ऑलमोस्ट 100 देशों के अंदर इलेक्शंस हुए थे, जो कि 4 अरब लोग वोटर्स जहाँ पे थे, 4 अरब वोटर्स जहाँ पर होते हैं। तो इसमें दुनिया के 10 मोस्ट पॉपुलस देशों में से 8 देश है। तो लाइक यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा स्केल होगा इन इलेक्शंस का। लाइक चाइना इसमें नहीं था, लाइक चाइना में एक इलेक्शंस होते भी है, यानी लाइक पीपल डोंट नो। बट कंसिडरिंग द डेमोक्रेसीज, काफी ज्यादा डेमोक्रेसीज में इस बार इलेक्शंस हुए थे। और इस बार का एक बहुत क्या कह सकते हैं ग्लेयरिंग पॉइंट जो था, वो ये था कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी। लाइक रूलिंग पार्टीज या तो हार गई या फिर उनका सपोर्ट काफी कम हुआ। तो हो सकता है कि उसके पीछे कुछ ग्लोबल रीजंस भी हो, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये मैंने बाय द वे इंटरनेट से ढूंढ के निकाला है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस हैज हैपेंड सिंस 1905 दैट 80% democracy saw the incumbent party losing support or completely losing power on. So this had happened in 1905. We all know what happened 9 years later in 1914. So I don't know if this is some foreshadowing या किसी चीज का precursor है क्या. But moving on,
इसमें बेसिकली क्या हुआ, लाइक मैंने जो पहले बताया था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा था। तो इसका रीजन या तो बहुत सारी चीजें हो सकती है कि नीचे जो पॉइंट्स मैंने इंद्रनील, मेंशन करे हैं। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। हाँ, इनकम्बेंसी जो होता है वो क्या होता है जनरल ऑडियंस के लिए, थोड़ा सा लेमन टर्म्स में बताओ। ओके ओके, सो इनकम्बेंसी, इनकम्बेंट, ये जो शब्द है इंग्लिश का, इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी जगह में है। सो द वन हु इज इन पावर इज कॉल्ड एन इनकम्बेंट। तो जब एक पार्टी पावर में होती है और वो फिर से इलेक्शन लड़ती है, तो उस 5 साल में या 4 साल में उसके टर्म में उसने जो काम किया उसके ऊपर जो लोगों का एक ये होता है कि अपोजिशन एक होता है, तो उसको एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं। तो बेसिकली इट्स अ की फीचर इन डेमोक्रेसी, लाइक पीपल विल नेचुरली आस्क, राइट, कि आपने पिछले 5-10 साल में क्या किया। दे वोंट केयर कि पिछले 20 साल, 20 साल पहले क्या हुआ था। दे वुड केयर मोर कि ये रूलिंग पार्टी ने क्या किया। तो अभी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यूजुअली बहुत ज्यादा बड़ा पहले हुआ नहीं करता था डेमोक्रेसीज में, बट नाउअडेज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड लॉट्स ऑफ एक्सपोजर टू फैक्ट्स, कोई चीजें छुपती नहीं है आजकल लोगों से, राइट। तो उसकी वजह से ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ है। एंड उसका एक मेन रीजन ये भी हो सकता है कि एक तो सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन ज्यादा हो गया है, और इस बार कि 2024 की फाइनेंशियल कंडीशन इन जनरल बहुत सारे देशों की बहुत खराब रह चुकी है। बिकॉज द रीजन इज, एक तो यूरोप में वॉर चालू है, मिडल ईस्ट इज बर्निंग एज यूजुअल, एंड बहुत जगह पे कह सकते हैं कि अनस्टेबिलिटी है। म्यांमार में अभी एक सिविल वॉर चालू है। इंडिया के पूरे नेबर्स जो है, हर जगह पे कुछ ना कुछ तो वायलेंस चालू है वहां पे। तो इन जनरल एक काफी एक कह सकते हैं वोलेटिलिटी है दुनिया के अंदर। तो दैट माइट आल्सो बी द रीजन कि इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड लाइक एज यू नो कि कुछ वेस्टर्न बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती है, थिंक टैंक्स होते हैं, जिनको लगता है कि इट्स देयर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। तो they have also said कि these elections this year might be less democratic, significantly less democratic. I'm not sure what do they mean by that, but that is also one of the factor. Possible है कि populism बहुत ज्यादा बढ़ गया है, favoritism बहुत ज्यादा बढ़ गया है, and ये भी चीज हो सकती है कि बहुत सारी जगहों पर demographic changes हो रहे हैं, like developed countries में आपका immigration हो रहा है। बाकी इसमें बेस्ड ऑन बर्थ रेट्स कम्युनिटीज के बीच में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। कुछ कुछ लोगों के पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों के पॉपुलेशन इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा रूरल अर्बन डिवाइड भी डेवलप नेशंस के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि आपको यूएस के इलेक्शंस में भी दिखाई पड़ा होगा कि जिस तरह से सिटीज ने वोट किया और जिस तरह से रूरल एरियाज ने वोट किया, उसमें बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस था। तो बेसिकली इसका एनालिसिस क्या हो सकता है, तो देर कैन नेवर बी अ वन सिंगल रीजन फॉर दैट। लाइक मैंने पहले बताया कि दुनिया भर में जो इकोनॉमी है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन एवरीथिंग। लाइक अगर आप कुछ मैकेनिकल कंपनी में कोई तो एक इंजीनियरिंग गुड्स बना रहा है, लेट्स से, तो उसका एक पार्ट आएगा ताइवान से, एक पार्ट आएगा चाइना से, एक पार्ट आएगा मे बी साउथ अफ्रीका से, एक पार्ट आएगा यूएस या फिर यूरोप से, कुछ इंडिया में बनेगा, असेंबल यहाँ पे होगा, शायद एक्सपोर्ट अफ्रीका को होगा वो। तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और एक जगह पे भी अगर दुनिया में कहीं पे अगर सप्लाई चेन्स बंद हो जाए, तो पूरी पूरी सप्लाई चेन ये हो सकती है, उलट सकती है। तो वो भी एक रीजन है। बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है सारी कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर। हर जगह पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े बहुत बढ़ गए हैं कंपेयर टू व्हाट इट वाज 10 years ago। देख मैंने जैसे बताया कि डेमोग्राफिक चेंजेस काफी हो रहे हैं डेवलपिंग नेशंस में, और इमिग्रेशन जो है, इमिग्रेशन की वजह से डेवलप्ड नेशंस के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो लाइक अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, यूएस, कनाडा, मेक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन वाला एरिया पूरा, तो वहां पे इमिग्रेशन एक्चुअली सबसे बड़ा इशू बन गया है, क्योंकि बिकॉज दे आर worried कि they might be replaced, or their jobs might be replaced by people coming from outside. And जीनोफोबिया है उनको। हाँ, जीनोफोबिया, जीनोफोबिक ये नया शब्द है, राइट। बाय द वे, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, व्हाट इज दिस जीनोफोबिया एग्जैक्टली?
Xenophobia is the fear of another. It's like if you don't know anything about someone, or if you don't know the other person is human or not, or if he is from your community or not, so you will be afraid of him to reach out to him, or to talk to him, or even you will be afraid of him when you see him. तो आप जैसे अगर एलियन मूवी देखे होंगे, एलियन हम्म मूवी में लोग आउटर स्पेस में रहते हैं, सब ह्यूमन रहते हैं, उनके बीच में एंड्रॉइड्स भी रहते हैं, लेकिन वो ह्यूमन जैसे ही दिखते हैं। लेकिन हम्म एक प्रॉपर टाइप का एलियन उनको जब मिलता है तो उनकी हालत हम्म खराब हो जाती है। उस एलियन फॉर्म को वो लोग जीनोमॉर्फ बोलते हैं। और उसी के थ्रू वो जो वर्ड है जीनोमॉर्फ, वो जीनोफोबिया से ही डिराइव हुआ है। और जो किसी के बारे में कोई नहीं जानता, कोई अगर डिफरेंट है, आप उससे अगर डरते हो, तो वो जीनोफोबिया में आ जाता है। ग्रेट। तो बेसिकली सब एक दूसरे को जीनोमॉर्फ्स की तरह देख रहे हैं अभी वेस्टर्न कंट्रीज में। वेस्टर्न वर्ल्ड तो देख रहा है भाई। यस यस, ऑब्वियसली वी ऑल आर ब्राउन। सो और एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि लाइक आपने कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट के बारे में सुना होगा कि जिन्होंने इंडियन पार्टियों को जिताया है, या फिर इलेक्शंस में जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ गए तो इसकी वजह से है। तो इसका कारण ये है कि आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से डेटा को कंपाइल करके उसके हिसाब से पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाना बहुत इजी हो गया है। सो बेसिकली लाइक एक अगर सिंपल एग्जांपल अगर देखेंगे, इवन कि अगर आप सॉफ्टवेयर लोगे टैबलो जैसा, तो उसके अंदर भी आप किसी पर्टिकुलर रीजन में कितना प्रॉफिट हुआ वगैरह हम ऐसे एक बिजनेस एनालिटिक्स में हम करते थे, राइट? वी यूज्ड टू डू प्रैक्टिकल। तो उस रीजन्स के हिसाब से हम उसको कैटेगराइज कर सकते थे। तो उसके हिसाब से भी अब आजकल बहुत ज्यादा डेमोग्राफिक डेटा, लोगों का डेटा अवेलेबल हो गया है, किसको क्या चाहिए वो अवेलेबल हो गया है। तो उसके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज खुद से अलग अलग डिसीजंस बना रही है, एंड देयर आर फ्यू एनालिस्ट हु आर एक्चुअली हेल्पिंग देम डूइंग दिस। सो वैसे कह सकते हैं कि आजकल इलेक्शन स्टॉक मार्केट जैसे हो गए, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए, बहुत ज्यादा रिस्की भी हो गए। तो बेसिकली ये जो अरीना बन चुका है टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का, और इन जनरल जो इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी है, तो उसकी वजह से इलेक्शन के जो डायनामिक्स है वो काफी ज्यादा चेंज हो गए। क्योंकि पहले लोग इलेक्शंस एक या दो तीन मुद्दों पे ही लड़ते थे। आजकल देयर आर प्लेथोरा ऑफ रीजंस, बहुत सारे रीजंस के ऊपर आप इलेक्शंस लड़ सकते हैं। किसी भी चीज को आप एक की इशू बना सकते हैं जो कि कभी इशू था ही नहीं। तो दिस इज एक्चुअली डेंजरस आप कह सकते हो, बट विल नेवर। और वन मोर थिंग, एक्चुअली द लास्ट पॉइंट व्हिच आई हैव मेंशन्ड, राइट? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के हिसाब से एक वर्ल्ड ऑर्डर बनी थी। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो करता है, वो बेसिकली ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म जब हुआ था, तो उस वक्त एलाइड नेशंस ने एक कॉन्फ्रेंस ली थी वॉशिंगटन स्टेट में, शायद यूएस के। तो बेसिकली उसमें ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस उसको बोला जाता है। तो उसके बेसिस पे यूनाइटेड नेशंस को बनाया जाता है। And that world order was created such that US would be automatically a beneficiary of that. तो उसकी वजह से पहले यूएसएसआर और यूएस था, फिर उसके बाद यूएसए वाज द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड। लेकिन आजकल आप देख रहे हो कि वर्ल्ड हैज मूव फ्रॉम यूनिपोलर टू अ मल्टीपोलर टाइप ऑफ वर्ल्ड। बेसिकली यहाँ पे एक सिंगल सुपर पावर है, पावर सेंटर नहीं है। आपके यहाँ पे मल्टीपल पावर सेंटर्स है, लाइक यू हैव यूएस, यू हैव चाइना, यू हैव यूरोपियन यूनियन, even India is emerging power की इमर्जिंग एज अ पोजीशन, सुपर पावर। emerging as a super power, that's right। तो उसकी वजह से जो डगमग हो रहा है यहाँ पे दुनिया में, तो उसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट दुनिया भर के इलेक्शंस में आ। तो या बेसिकली इट्स लाइक कि द लैंडस्केप इज चेंजिंग, and maybe the way elections will be fought in 21st century, it will be completely different। नहीं, चलो देखते हैं अभी आगे होता क्या है। पर आई थिंक अगले 10 साल में तो उतना चेंजेस नहीं हम लोग को देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके 10 साल के बाद में शायद हम लोग को बहुत डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। राइट राइट राइट, लाइक जिस तरह से हर चीज इवॉल्व हो रही है टेक्नोलॉजिकली, मे बी इलेक्शंस, लाइक आजकल आप सुन रहे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी बहुत है। तो बेसिकली आप क्रिप्टो करेंसी का जो मदर टेक्नोलॉजी है, तो उसमें इट्स लाइक एवरी
every stage in which the data is being transferred, it is completely protected. It's in block, that's why it's called blockchain. तो ब्लॉकचेन के बेसिस पे इलेक्शंस कंडक्ट करने का भी इंडिया का प्लान था. आई डोंट नो वो कहाँ तक पहुंचा होगा. आई डोंट इवन नो ये मटेरियल एक्चुअली होगा भी या नहीं. बट या टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा पेनेट्रेशन हो रहा है और उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा एज अ डेमोक्रेसी के, एज अ कंसेप्ट के ऊपर. चलो देखते हैं आगे क्या होता है। हम्म. हम हमें तो काफी सारे इलेक्शन है अभी भी वोट करने के लिए. हमारे तो इंडिया में ऑलमोस्ट हर साल कोई ना कोई एक इलेक्शन रहता ही है। यस, एब्सोल्युटली. तो और कुछ पॉइंट्स वगैरह रहेंगे या फिर कुछ जो आप शेयर करना चाहेंगे इंद्रनील, आप शेयर कर सकते हैं। मैं अगर शेयर करने को है तो 12 घंटे का पॉडकास्ट कम पड़ जाएगा. सो आई थिंक अभी जितना भी पॉइंट शेयर किया है दर्शकों के लिए काफी होगा. बट अगर नहीं, आपको. अपार्ट फ्रॉम इलेक्शंस, जो वर्ल्ड पार्टी है, सपोज जैसे अभी अब डोनाल्ड ट्रम्प हैज फाइनली टेकन ओवर द प्रेसिडेंट चेयर एंड नाउ विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अगेन. So during his tenure, there was a lot of stability, we can say, which was not there during Joe Biden's rule. So do you think after now he's again being क्या बोल सकते हैं, he's been backed by Elon Musk. So Elon Musk is currently the richest person in the world, and also he is working on building a new future and everything. So do you think how this new 5 years will be, and how it will affect India also? ओके, पहले तो 5 इयर्स नहीं 4 इयर्स होता है यूएस में. अपनी तरह 5-5 साल नहीं वो राज अरे करेंगे. शिट, भूल ही गया था। एंड आई थिंक आप बोल रहे हो, पूछ रहे हो कि विल यूएस बिकम प्लूटोक्रेसी. प्लूटोक्रेसी मींस अ नेशन दैट इज रूल्ड बाय रिच पीपल. तो आई रियली डोंट नो क्या होगा. एक स्टेबिलिटी होगी भी या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि द स्टेज हैज ऑलरेडी बीन सेट कि स्टेबिलिटी ज्यादा होने नहीं वाली है. यू नो कि there are two major countries in world, US and China, who are like in the race to become the to be the next superpower. So stability के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता. बट when it comes to stability within US, शायद stability होगी वहां पे, क्योंकि ट्रम्प इज वेरी मच प्रो अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट के हिसाब से. बट फॉर द वर्ल्ड विल इट बी बेनिफिशियल और नॉट, आई रियली डोंट. एंड एज फार एज अभी हम यूएस के बारे में बात करें, तो इंडिया के अगर बारे में हम बात करें कि अभी कॉलिशन गवर्नमेंट बनी है, विल दिस गवर्नमेंट सर्वाइव और नॉट. यूजुअली इंडिया में कॉलिशन गवर्नमेंट्स 90s के बाद से काफी ज्यादा स्टेबल रही है. लाइक अगर आप 2004 में अगर देखोगे तो कांग्रेस के पास लाइक 145 सीट्स थी सर. they were like more than 130 seats away from a majority, but they still managed to pull a coalition. So this government will survive, but जो एक धड़क एकदम से डिसीजंस रातों रात किए जाते थे वो शायद नहीं होंगे वो नहीं हो ये वाले पाएंगे। टाइम. जैसे उनके मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें थी जो बीजेपी के, वो अब नहीं कर पाएंगे वो लोग। राइट. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपको कुछ सवाल होंगे या फिर दर्शकों को कुछ सवाल होंगे तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में या फिर डीएम से आप हमको बता सकते हैं. और वैभव, अगर हाँ, आपको हमारा कोई एक्चुअली सवाल है. चैनल इंस्टाग्राम पे चैनल है चर्चा खर्चा करके, आप लोग वहां पे आके हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चंस किसी भी चीज के रिगार्डिंग अगर पूछने हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। बट ओवरऑल अगर कहें तो आई थिंक ये टॉपिक जो था ये काफी इंफॉर्मेटिव भी था, क्योंकि आखिरकार इंद्रनील इतने बेहतरीन क्या बोलते हैं स्पोक्स पर्सन है कि वो काफी चीजें इंटरेस्टिंगली बताते हैं। और साथ ही साथ ये जो टॉपिक था इसके थ्रू आई थिंक दर्शकों को काफी नॉलेज मिला भी होगा वर्ल्ड जो इलेक्शंस हुए हैं उसके बारे में। एंड होप अगर आप लोग कुछ सजेशंस दें तो हम लोग अपने अगले वीडियो में इससे कुछ बेटर कर सकते हैं, कुछ नया मतलब डाल सकते हैं, ताकि आप लोगों को हम लोग और इंगेज कर सके अपने वीडियो में, और साथ ही साथ आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर सके जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, जो जियो पॉलिटिक्स है उसके बारे में। तो आई थिंक आज का वीडियो हम लोग को यहीं पे समाप्त करना चाहिए। धन्यवाद. एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब प्लीज. धन्यवाद।